क्या तुम्हें पता है, तलाक के बाद जो दिखता है वो असल में होता ही नहीं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कानें दिखती हैं, न्यू बिगिनिंग्स, सेल्फ लव, फाइनली फ्री, वो आजादी नहीं होती। वो एक भ्रम होता है, और उस भ्रम के टूटने की आवाज बहुत धीरे आती है, इतनी धीरे कि कोई सुन नहीं पाता। आज जो मैं बताने वाला हूं वो कर्मा की फेरी टेल नहीं है। वो ये कहानी नहीं है कि उसे एहसास हुआ और वो वापस आ गई। नहीं, जो आने वाला है वो ठंडा है, खामोश है और अंदर से तोड़ देने वाला है। सीन सेटअप, जरा ये तस्वीर अपने दिमाग में बनाओ। लाखों आदमी छोटे अपार्टमेंट्स में अकेले बैठे हुए, कमरे में अंधेरा है, सिर्फ मोबाइल की नीली आइट रोशनी। वो स्क्रॉल कर रहे हैं अपनी एक्स वाइफ की फोटोज, सेल्फीज, स्माइल्स, कोट्स, लिविंग माई बेस्ट लाइफ, चूजिंग माई सेल्फ, न्यू चैप्टर। देखने वाले को लगता है वो जीत गई, वो खुश है, लेकिन जो तुम देख रहे हो वो सच्चाई नहीं है। वो एक परफॉर्मेंस है, फिल्टर्स के पीछे, बोरोड कॉन्फिडेंस के पीछे। असल में वो एक साइकोलॉजिकल क्लिफ के किनारे खड़ी है और उसे खुद पता नहीं। द फर्स्ट बिग ट्रूथ, जब कोई औरत एक लंबी शादी छोड़कर जाती है, वो सिर्फ एक आदमी को नहीं छोड़ती, वो पूरा मानसिक संसार छोड़ती है जो उसने सालों में बनाया था। उसका दिमाग सालों से तुम्हें रेफरेंस पॉइंट की तरह इस्तेमाल करता रहा। किस समय उठना है, वीकेंड कैसे बिताना है, खुद को कैसे देखना है। यहां तक कि जब वो शिकायत करती थी तब भी तुम उसके ऑर्बिट का सेंटर थे। अब वो खुद को कहती है मैं फ्री हूं। असल में वो स्पेस में ड्रिफ्ट कर रही होती है, और वेटलेस होना आजादी नहीं होती। फेज 1, हनीमून विद हरसेल्फ, यहीं से शुरू होता है पहला फेज। मैं इसे कहता हूं खुद से हनीमून। कुछ हफ्ते, शायद कुछ महीने। वो अपने फैसले के नशे में रहती है। हर सुबह उठकर सोचती है मैं स्ट्रांग हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। फर्नीचर बदलती है, योगा क्लास ज्वाइन करती है, डेटिंग ऐप डाउनलोड करती है, बस देखने के लिए फ्रेंड्स उसे घेर लेते हैं। यू आर ग्लोइंग, यू डिजर्व बेटर, फाइनली यू चोज योरसेल्फ। और वो हर बात पर विश्वास कर लेती है। द साइकोलॉजी बिहाइंड इट इस स्टेज पर वो रियलिटी में नहीं जी रही, वो एक कहानी में जी रही है जो वो खुद को सुना रही है। उस कहानी में वो मीडियोक्रिटी से भाग निकली है, वो हीरो है। हर नया एक्सपीरियंस वो उसके लिए प्रूफ बन जाता है कि फैसला सही था। फोन नोटिफिकेशन से भरा रहता है, मैन अटेंशन दे रहे हैं, अटेंशन जो उसने सालों से फील नहीं किया, और वो गलती से समझ लेती है अटेंशन एबल वैल्यू नहीं, वो वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ नॉवेल्टी है। और नॉवेल्टी शुरुआत में बहुत अच्छी लगती है। कॉग्निटिव यूफोरिया साइकोलॉजी में इसका नाम है। कॉग्निटिव इफोरिया, बड़े इमोशनल फैसले के बाद दिमाग में आने वाला मेंटल हाई। ये पावरफुल होता है लेकिन परमानेंट नहीं। केमिकल रश धीरे धीरे खत्म होता है, और फिर जो बचता है वो शोर नहीं होता, वो एक हल्की सी आवाज होती है जो दिमाग के पीछे से बोलती रहती है और चुप नहीं होती। क्रैक्स एक्स स्टार्ट शोइंग। अब वो मोटिवेशनल कोट्स पोस्ट करती है, इंडिपेंडेंट वुमन, चूजिंग माई सेल्फ, लेकिन अंदर से वो फोन ज्यादा चेक करने लगती है। लेट नाइट्स बढ़ जाती हैं, डोपामिन हिट के बाद एक अजीब सी एम्प्टीनेस आती है, कंट्रोल का इल्यूजन धीरे धीरे टूटने लगता है, और साइलेंस भारी लगने लगता है। द हिडन ट्रूथ, इस पहले फेज का मतलब होता है पुरानी दुनिया को डिनाई करना, खुद को यह साबित करना कि वो दुनिया मैटर्ड ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है उसने अपनी आइडेंटिटी शादी के चारों तरफ बनाई थी, और जब फाउंडेशन हटती है तो फ्रीडम नहीं मिलती, एक्सपोजर मिलता है। वो ये मानने वाली नहीं है, अभी नहीं, इसीलिए वो और तेज भागती है, कैलेंडर भरती है, डिस्ट्रैक्शन ढूंढती है, खुद से कहती है यही हैप्पीनेस है। लेकिन कुछ बदल चुका होता है। एक्साइटमेंट अब पहले जैसा फील नहीं करता, कॉम्प्लीमेंट्स उतना असर नहीं करते, और रात के सन्नाटे में एक सवाल क्रीपिंग करता है, क्या ये सच में बेहतर है, या मैंने बस एक फीलिंग के लिए अपनी जिंदगी उड़ा दी। एंड ऑफ पार्ट 1, क्लिफ हैंगर। यहीं इल्यूजन की फ्यूल खत्म होने लगती है।
और जब इल्यूजन मरता है तो वो एक्सप्लोड नहीं करता, वो धीरे धीरे खामोशी से गिरता है। अगले पार्ट में वो स्टेज आएगी जहां कंपैरिजन शुरू होता है, जहां डेटिंग रियलिटी सामने आती है और जहां उसे पहली बार अंदर से झटका लगता है, क्योंकि फैंटेसी अब रियलिटी से टकराने वाली है। पिछले पार्ट में तुमने देखा इल्यूजन कैसे बनता है, आज वो इल्यूजन टूटना शुरू होगा, धीरे, खामोशी से, बिना किसी धमाके के। यही वो स्टेज है जहां फैंटेसी रियलिटी से टकराती है और ये टक्कर दिल में नहीं लगती, सीधे दिमाग में लगती है। फेज 2, द अवेकनिंग। इस फेज को अवेकनिंग कहा जाता है, लेकिन ये किसी एनलाइटनमेंट जैसा फील नहीं करता। ये स्लो मोशन कार क्रैश जैसा होता है। सब कुछ चलता रहता है, लेकिन अंदर से कुछ टूट रहा होता है। अक्सर इसकी शुरुआत होती है उसकी पहली सीरियस डेट से। द फर्स्ट डेट रियलिटी चेक। प्रोफाइल पर आदमी परफेक्ट लगता है, गुड जॉब, कॉन्फिडेंट, वेल ड्रेस्ड, बात करने का तरीका स्मूथ, डिनर, ड्रिंक्स, हंसी, फ्लर्टिंग। कुछ देर के लिए वो फिर से वांटेड फील करती है, फिर रात खत्म होती है और तभी उसे एहसास होता है ये आदमी उसे जानता ही नहीं। उसे नहीं पता कि वो सोने से पहले 3 बार दरवाजा लॉक चेक करती है। उसे नहीं पता कि थंडर स्टॉर्म्स से वो घबरा जाती है। उसे नहीं पता कि एक डॉग वाली एड पर उसकी आंखें भर आती हैं। उसके लिए वो बस एक फ्राइडे नाइट है और ये रियलाइजेशन सीधे पेट में घूंसे की तरह लगती है। डिनायल मोड। लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं करती। वो खुद से कहती है कोई बात नहीं, अगला बेटर होगा, और यहीं से वो और अंदर जाती है, और एप्स और मैचेस और कॉन्वर्सेशंस। लेकिन पैटर्न बदलता नहीं। द पैटर्न शी कांट अनसी, वही शैलो बातें, वही रिसाइकल्ड लाइन्स। हे ब्यूटीफुल, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आई एम नॉट लाइक अदर गाइज। वही मैन जिन्होंने यही लाइन्स 20 और औरतों को भेजी हैं। धीरे धीरे अटेंशन का शाइन उतर जाता है, कॉम्प्लीमेंट्स फेक लगने लगते हैं, एक्साइटमेंट हॉलो लगती है, और जितना वो कुछ रियल ढूंढने की कोशिश करती है उतना ही उसे समझ आता है कि सब कुछ कितना ट्रांजैक्शनल है। कंपैरिजन बिगिंस विदाउट हर परमिशन। अब वो चीजें नोटिस करने लगती है जो पहले इग्नोर करती थी। कैसे कुछ मेन अपनी एक्सिस के बारे में बिटर हैं, कैसे कुछ सर्फ फिजिकल जल्दी चाहते हैं, कैसे कुछ बिना बताए गायब हो जाते हैं, और यहीं कंपैरिजन शुरू हो जाता है। वो इसे एडमिट नहीं करेगी, लेकिन उसका दिमाग करता है। ह्यूमन ब्रेन पैटर्न्स पर चलता है और तुम अब भी उस पैटर्न में हो। यू स्टार्ट लुकिंग डिफरेंट। वो चार्मिंग गाय बात काट देता है, करियर वाला गाय इमोशनली अनअवेलेबल निकलता है, फन वाला गाय अनरिलायबल है, और हर कंपैरिजन में तुम बेहतर दिखने लगते हो। इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट थे, बल्कि इसलिए कि तुम रियल थे, कंसिस्टेंट थे, प्रिडिक्टेबल थे, और दिमाग के लिए प्रिडिक्टेबल, कॉशंस, सेफ। फेज 3 बिगिंस। पैनिक। अक्सर 6 से 8 महीने के बाद पैनिक शुरू होती है। नॉवेल्टी मर चुकी होती है। फ्रेंड्स अब बोर्ड हो जाते हैं उसकी डेटिंग स्टोरीज से। अगर बच्चे हैं तो वो एक्टिंग आउट करने लगते हैं। फ्रीडम अब एम्प्टीनेस जैसी लगती है। हर लिविंग माई बेस्ट लाइफ पोस्ट अब एफर्ट मांगती है। स्माइल हैवी हो जाती है। वो अब भी रोल निभा रही है, इंडिपेंडेंट वुमन, लेकिन अंदर से उसे खुद पर विश्वास नहीं रहा। 2 प्रकार के रिएक्शन कुछ औरतें और तेज भागती हैं। मोर डेट्स, मोर ड्रिंक्स, मोर केओस। कुछ स्लो हो जाती हैं, पुरानी फोटोज देखती हैं, मेमोरीज रीप्ले करती हैं, लेकिन दोनों एक जैसी हैं। दोनों खामोशी से डरती हैं, क्योंकि साइलेंस का मतलब है सच का सामना। द स्टोरी रीराइट। साइकोलॉजी यहां काम करती है। जब कहानी रियलिटी से टकराती है, ईगो खुद को बचाने लगता है। अब शादी उतनी बुरी नहीं लगती, अब तुम उतने गलत नहीं लगते, लेकिन वो ये एडमिट नहीं कर सकती। तो दिमाग नई कहानी बनाता है। शायद तुम बदल गए हो, शायद अब काम कर सकता है। ये रिकंसिलिएशन नहीं है, ये ईगो प्रोटेक्शन है। द मार्केट प्लेस शॉक। और फिर आता है सबसे ब्रूटल पार्ट। रोमांटिक नहीं, मैथमेटिकल। डेटिंग मार्केट मिड 30s या 40s में, खासतौर पर किड्स के साथ, रियलिटी मूवी जैसी नहीं होती। द मेन शी मीट्स 4 टाइप्स बार बार आते हैं। 1 प्लेयर्स, शॉर्ट टर्म फन, 2 मैरिड मैन हाइडिंग, 3 इमोशनली ब्रोकन मैन, 4 डिसेंट मैन ऑलरेडी ओवरलोडेड विद ऑप्शंस और मैथ,
उसके खिलाफ होता है। हंड्रेड्स ऑफ मैचेस नॉइज निकलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स कॉपी पेस्ट होते हैं, डिमांड नहीं होती, इल्यूजन होती है। एंड ऑफ पार्ट 2, क्लिफ हैंगर। यही फैंटेसी फैक्ट से टकराती है और यही मास्क धीरे धीरे क्रैक करता है, क्योंकि अब उसका दिल नहीं, उसकी आइडेंटिटी हिलने वाली है। अगले पार्ट में हम देखेंगे पैनिक कैसे कोलैप्स बनती है, लेट नाइट टेक्स्ट्स क्यों आते हैं और क्यों ठीक उसी वक्त तुम रीबिल्ड करना शुरू कर देते हो। पिछले पार्ट में तुमने देखा इल्यूजन कैसे टूटता है, डेटिंग रियलिटी कैसे फैंटेसी को जला देती है। आज हम उस स्टेज में घुस रहे हैं जहां दिमाग अब झूठ संभाल नहीं पाता। ये वो जगह है जहां पैनिक पैदा होती है, और पैनिक कभी शोर नहीं करती, वो अंदर ही अंदर सब कुछ खा जाती है। फेज 3, द पैनिक स्टेज। ये फेज अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे क्रीप करता है, अक्सर 6 से 8 महीने के बाद। नॉवेल्टी मर चुकी होती है, वैलिडेशन डल हो चुकी होती है, फ्रेंड्स अब चीयर लीडर्स नहीं रहे। पहले जो कहते थे गो गर्ल लिव योर लाइफ, अब कहते हैं तो अब आगे क्या। और यही सवाल उसके अंदर भी गूंजता है। परफॉर्मेंस बिकम्स एग्जॉस्टिंग। अब हर पोस्ट मेहनत मांगती है, हर स्माइल हैवी लगती है। वो अब भी दिखाना चाहती है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से वो जानती है ये एक्टिंग है। वो एक एक्ट्रेस बन चुकी है ऐसे रोल में जो अब फिट नहीं बैठता। द 2 डायरेक्शंस ऑफ पैनिक। इस स्टेज पर 2 तरह की रिएक्शंस आती हैं। एक स्पीड अप मोड, कुछ औरतें और तेज भागने लगती हैं। मोर डेट्स, मोर ड्रिंक्स, मोर केओस। कैलेंडर भरा रहता है लेकिन दिल खाली। ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये एस्केप है। 2 शटडाउन मोड। कुछ औरतें रिवर्स में जाती हैं, एप्स डिलीट करती हैं, सोशल सर्कल से कट जाती हैं, पुरानी फोटोज देखती हैं, मेमोरीज रीप्ले करती हैं। लेकिन दोनों ग्रुप्स एक ही प्रॉब्लम शेयर करते हैं, द रियल फियर। दोनों खामोशी से डरती हैं, क्योंकि साइलेंस का मतलब है खुद से बात करना, और खुद से बात करने में अब सवाल उठते हैं, अगर ये सही फैसला था तो मैं खुश क्यों नहीं हूं। द ब्रेन्स डिफेंस मैकेनिज्म साइकोलॉजी यहां खेलती है। जब ईगो पर हमला होता है, दिमाग हिस्ट्री रीराइट करता है। अब शादी उतनी टॉक्सिक नहीं लगती, अब तुम उतने रॉन्ग नहीं लगते। लेकिन वो ये एडमिट नहीं कर सकती, क्योंकि एडमिट करने का मतलब पूरा आइडेंटिटी कोलैप्स। तो दिमाग नया रास्ता निकालता है, द मे बी यू चेंज्ड नैरेटिव। अब कहानी बदलती है। शायद वो बदल गया है, शायद वो ग्रो कर गया है, शायद अब पॉसिबल है। ये रिकंसिलिएशन नहीं है, ये सेल्फ इमेज बचाने की कोशिश है। क्योंकि अगर वो माने कि फैसला गलत था, तो हर आर्ग्यूमेंट, हर जस्टिफिकेशन, हर पोस्ट झूठ बन जाता है। एंड देन द टेक्स्ट बिगिन। अक्सर इसी फेज में मैसेजेस आने लगते हैं। लेट नाइट 11 PM के बाद, 2 AM से पहले। हे, कैसे हो? आज अचानक तुम्हारी याद आ गई। याद है वो ट्रिप? मैसेजेस कभी एंग्री होते हैं, कभी इमोशनल, कभी नॉस्टैल्जिक, लेकिन मतलब एक ही होता है, मुझे लगा मैं दर्द से भाग रही हूं, पर मैं सिर्फ दूसरा दर्द ढूंढ लाई। द बॉडी जॉइन्स द फाइट। ये सिर्फ इमोशनल नहीं होता, बॉडी रिएक्ट करती है। पुअर स्लीप, एंजाइटी, ओवर ईटिंग या एपिटाइट लॉस। ये ड्रामा नहीं, ये बायोलॉजी है। ब्रेन कॉन्ट्रडिक्शंस हेट करता है। आई मेड द राइट डिसीजन बट आई एम मिजरेबल। इन दोनों को साथ पकड़ना इमोशनल टॉर्चर है। संडे नाइट सिंड्रोम। थेरेपिस्ट्स एक पैटर्न बताते हैं। संडे नाइट सबसे हैवी होते हैं। वीकेंड डिस्ट्रैक्शंस खत्म, किड्स सो जाते हैं, साइलेंस लाउड हो जाती है। यही मास्क गिरता है, यही एहसास आता है, मैं फ्री नहीं हूं, मैं बस अकेली हूं। दी आयरनी, योर रीबिल्ड बिगिंस। और यहां कहानी टर्न लेती है ठीक उसी वक्त जब वो टूट रही होती है। तुम रीबिल्ड करना शुरू कर चुके होते हो। मैन अलग तरह से प्रोसेस करते हैं, क्वाइटली, इंटरनली, थ्रू एक्शन। तुम शॉक से गुजरे, एंगर से, ग्रीफ से, लेकिन फिर जिम, वर्क, रूटीन, स्ट्रक्चर। यू आर नॉट द सेम मैन। अब तुम वही आदमी नहीं हो जिसे उसने छोड़ा था। तुम ज्यादा ग्राउंडेड हो, ज्यादा काल्म, ज्यादा स्टेबल। और जब वो ये देखती है तो उसे सबसे पेनफुल रियलाइजेशन होता है, द बर्निंग रियलाइजेशन। उसे समझ आता है प्रॉब्लम ये नहीं था कि तुम बदल नहीं सकते थे,
प्रॉब्लम यह था कि उसके पास पेशेंस नहीं थी, विजन नहीं था, और अब वो वही आदमी देख रही है जिसे वो हमेशा चाहती थी, लेकिन उसके बिना। कॉग्निटिव डिसोनेंस कोलैप्स साइकोलॉजी इसे कहती है, कॉग्निटिव डिसोनेंस कोलैप्स। अब दिमाग फैंटेसी को संभाल नहीं पाता तो पेन रीडायरेक्ट करता है ब्लेम, एंगर, रिजेंटमेंट मैन पर, वर्ल्ड पर, लाइफ पर, लेकिन रियलिटी फिर भी नॉक करती रहती है। सोशल सर्कल श्रिंक्स, फ्रेंड्स धीरे धीरे गायब होते हैं, मैरिड फ्रेंड्स डिस्टेंस बना लेते हैं, वो रिमाइंडर है कि चीजें टूट सकती हैं। सिंगल फ्रेंड्स कंपटीशन, ताजुसी आश हमाइला आश तो समाइया आश। बन जाते हैं ग्रुप चैट्स, साइलेंट हो जाते हैं, आइसोलेशन गहरी लगती है। द हार्डेस्ट रियलाइजेशन अब उसे समझ आता है, तुम सिर्फ हस्बैंड नहीं थे, तुम बेस्ट फ्रेंड थे, इमरजेंसी कांटेक्ट थे, सेफ्टी नेट थे, और अब सब कुछ टेम्पोररी लगता है। एंड ऑफ पार्ट 3, क्लिफ हैंगर। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी सबसे डेंजरस स्टेज बाकी है। वो स्टेज जहां रिग्रेट तो होता है लेकिन रिडेम्पशन नहीं, जहां अवेयरनेस होती है लेकिन एग्जिट नहीं। अगले पार्ट में रिग्रेट विदाउट रिडेम्पशन, आइडेंटिटी कोलैप्स, फाइनल साइकोलॉजिकल आफ्टरमाथ। पिछले पार्ट में तुमने देखा पैनिक कैसे आती है, पावर कैसे शिफ्ट होती है, और कैसे ठीक उसी समय तुम मजबूत बनना शुरू करते हो। आज हम आखिरी स्टेज में हैं। ये स्टेज लाउड नहीं होती, ये ड्रामेटिक नहीं होती, ये स्टेज खामोश होती है और परमानेंट होती है। द फाइनल स्टेज, रिग्रेट विदाउट रिडेम्पशन। अब उसके पास कोई इल्यूजन नहीं बची, नो फिल्टर्स, नो स्लोगन्स, नो फेक कॉन्फिडेंस। अब बस एक सादा सच बचता है, मैं जानती हूं मैंने क्या खोया, लेकिन मैं उसे वापस नहीं ला सकती। यही सबसे पेनफुल जगह है। रिग्रेट होना आसान है, लेकिन रिग्रेट के साथ कोई रास्ता ना होना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। आइडेंटिटी कोलैप्स। लंबी शादी के बाद आइडेंटिटी अकेले नहीं बनती, वो जुड़ी होती है रूटीन से, हैबिट से, रोल से, हमसे। जब वो गई तो सिर्फ तुम नहीं गए, उसका एक वर्जन भी चला गया। अब वो रोज छोटी छोटी चीजों में ये महसूस करती है, किस साइड पर सोना है, अकेले क्या देखना है, कार खराब हो जाए तो किसे कॉल करना है। ये छोटी बातें नहीं हैं, ये रोज रोज याद दिलाने वाले रिमाइंडर्स हैं कि अब कोई को पायलट नहीं है। और सबसे क्रूल बात, उसने खुद उसे हटा दिया। फाइनेंशियल रियलिटी अब फैंटेसी नंबर से टकराती है। डिवोर्स इनकम काट देता है, एक्सपेंसेस बढ़ा देता है, ड्यूअल इनकम गॉन, शेयर्ड कंफर्ट गॉन। अब वही लाइफ मेंटेन करने की कोशिश आधी रिसोर्सेज में, और इंडिपेंडेंस रिसोर्सेज के बिना फ्रीडम नहीं होती, वो सर्वाइवल होती है, बस अच्छे शब्दों में पैक की हुई। द टच डेफिसिट, ये हिस्सा कोई बात नहीं करता, सेक्स नहीं, सिंपल ह्यूमन टच, कंधे पर हाथ, चुपचाप गले लगाना। प्रेजेंस, हफ्ते, कभी महीने निकल जाते हैं, बॉडी रिएक्ट करती है, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, स्लीप टूटती है, इम्यूनिटी गिरती है, बॉडी हिसाब रखती है, और वो हर दिन मार्क कर रही है। डेटिंग एप्स टर्न इनटू अ मिरर। शुरुआत में एप्स वैलिडेशन थी, अब मिरर हैं। यंगर विमेन, लेस बैगेज, नो किड्स। एल्गोरिदम्स टीज करते हैं, पहले मैचेस, फिर कम, फिर लगभग जीरो। कॉम्प्लीमेंट्स चीप लगते हैं, मैसेजेस शॉर्ट हो जाते हैं। अब वो समझती है ये सिस्टम यूथ और अवेलेबिलिटी को रिवॉर्ड करता है, दोनों अब उस